नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और मानवीय मुद्दे से जुड़े कानूनी मामले की गहराई में जा रहे हैं। हमारे सामने है भारत की सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया आदेश। ये मामला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम कुलभूषण सिंह और अन्य का। जी। ये कहानी एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु के करीब 2 दशक बाद उनके परिवार के अनुकंपा नियुक्ति मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के दावे से जुड़ी है। काफी लंबा समय। हाँ, एक लंबा इंतजार और एक लंबी कानूनी लड़ाई भी। तो आज हम इसी कोर्ट ऑर्डर को थोड़ा खोलकर समझेंगे। अदालत ने आखिर क्या फैसला दिया, क्यों दिया, और इसके पीछे का तर्क, कानूनी पहलू और मानवीय पहलू क्या थे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति के जो सिद्धांत हैं उन पर रोशनी डालता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जब न्याय मिलने में इतने साल लग जाते हैं और इस बीच मान लीजिए संस्था की नीतियां बदल जाती हैं तो उसका असर दावों पर कैसे पड़ता है। अच्छा। इसमें वो नियमों की व्याख्या और जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका एक दिलचस्प टकराव भी है और संतुलन भी देखने को मिलता है। तो फिर इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कहाँ से ये पूरा सफर शुरू हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 20 साल पहले। 12 अक्टूबर 2004 की बात है। जी। उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे श्री केशर सिंह रावत। ओह। उनका सेवा काल के दौरान ही मतलब इन सर्विस निधन हो गया। ओह। तो उनके पीछे उनका परिवार रह गया। जाहिर है परिवार पर तो अचानक एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी होगी। उनकी पत्नी विद्या देवी ने फिर अपने बेटे कुलभूषण सिंह के लिए बैंक में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया होगा, जैसा कि होता है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने आवेदन किया, लेकिन 6 मई 2005 को बैंक ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? बैंक का तर्क ये था कि परिवार को पारिवारिक पेंशन मिल रही है। अच्छा। तो उनका मानना था कि वे तत्काल गंभीर आर्थिक संकट में नहीं माने जा सकते, जो कि अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य आधार होता है। यानी बैंक के हिसाब से पेंशन मिल रही है, मतलब परिवार को नौकरी की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या विद्या देवी ने इस फैसले को मान लिया? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बैंक के फैसले पर पुनर्विचार के लिए फिर से अपील की, दोबारा आवेदन किया अनुकंपा नियुक्ति के लिए। और इसके बाद क्या हुआ? बैंक ने अपना रुख बदला? यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। विद्या देवी के दोबारा आवेदन करने के कुछ ही समय बाद 5 अगस्त 2005 को SBI ने अपनी नीति में एक बदलाव किया। अच्छा, क्या बदलाव? बैंक एक नई स्कीम लेकर आया जिसके तहत जो मृतक कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्राचिया लंप सम पेमेंट देने का एक विकल्प लाया गया। अच्छा, तो बैंक ने खुद ही एक ऑप्शन दे दिया कि नौकरी नहीं तो एक मुश्त पैसा ले लीजिए। तो फिर विद्या देवी ने इस नई योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया होगा? जी हाँ, उन्होंने इस नई स्कीम के तहत भी अप्लाई किया, शायद ये सोचकर कि चलो अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कम से कम मुआवजा ही मिल जाए। हाँ। लेकिन यहाँ एक थोड़ी हैरान करने वाली बात हुई। क्या? बैंक ने उनका ये मुआवजे का दावा भी खारिज कर दिया। है? ये तो अजीब बात है। पहले नौकरी नहीं दी, कहा पेंशन मिल रही है। फिर जब बैंक खुद मुआवजे की स्कीम लाया तो वो भी नहीं दिया। हाँ। इसका क्या कारण बताया बैंक ने, कुछ पता चला? देखिए, आदेश में इस दूसरी खारिजी के बहुत विस्तार से कारण नहीं दिए गए हैं, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में बैंक क्या करते हैं, नियमों की बहुत सख्त व्याख्या करते हैं या फिर कोई प्रक्रियात्मक कमी निकाल देते हैं। हो सकता है बैंक ने यही माना हो कि परिवार उनकी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता, भले ही वो पेंशन पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि परिवार को न नौकरी मिली न मुआवजा, दोनों ही रास्ते बंद हो गए एक तरह से। तो फिर तो मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। इसके बाद विद्या देवी न्याय के लिए हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में उन्होंने फिर से अपने बेटे कुलभूषण सिंह के लिए अनुकंपा नियुक्ति की ही मांग रखी। और हाईकोर्ट का क्या नजरिया रहा इस पर, उन्होंने क्या कहा? हाईकोर्ट ने परिवार के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई। कोर्ट ने पाया कि जो पेंशन परिवार को मिल रही थी वो उनके जीवन यापन और जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। अच्छा। हाईकोर्ट ने माना कि हाँ, परिवार आर्थिक संकट में था और अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है। तो हाईकोर्ट ने परिवार के पक्ष में फैसला सुना दिया? जी, हाईकोर्ट ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक को निर्देश दिया कि वो नियुक्ति पर विचार करे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। SBI ने हाईकोर्ट के इस फैसले को शायद स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ मानने वाला था। उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी। और यहीं से वो आदेश आता है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, यहीं से। सुप्रीम कोर्ट में फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। SBI की तरफ से वकील थे श्री संजय कपूर और परिवार की ओर से थे श्री अभिनव अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को देखा
तो सबसे पहले किस चीज पर ध्यान दिया? क्योंकि 20 साल ये वाकई एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी चीज के लिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसी बात पर गौर किया कि कर्मचारी की मृत्यु को लगभग 2 दशक यानी करीब 20 साल बीत चुके हैं। कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि अनुकंपा नियुक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। हाँ, क्या है? वो है कर्मचारी की अचानक मृत्यु से परिवार पर जो तत्काल आर्थिक संकट आता है उसको दूर करने के लिए फौरी मदद देना। तुरंत वाली मदद। हाँ, तुरंत। ये कोई रोजगार पाने का रेगुलर चैनल नहीं है, बल्कि एक तरह की आपातकालीन सहायता है। यानी कोर्ट का ये मानना था कि 20 साल बाद नियुक्ति देने से वो तत्काल राहत वाला जो मकसद था वो ही खत्म हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद नियुक्ति देना अनुकंपा नियुक्ति की जो भावना है उसी के खिलाफ जाएगा। ये उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को एड्रेस नहीं करता जिसके लिए ये पूरी पॉलिसी बनाई गई है। तो कोर्ट ने नियुक्ति की मांग तो खारिज कर दी। हाँ, उसे खारिज कर दिया। ठीक है, नियुक्ति की बात तो खत्म हो गई, लेकिन उस एकमुश्त अनुग्रह राशि वाली योजना का क्या हुआ जो एसबीआई ने खुद 5 अगस्त 2005 को शुरू की थी, जिसको आदेश में एनेक्शर P5 कहा गया है। क्या कोर्ट ने उस पर कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है, नियुक्ति देना अब उचित नहीं है, समय बहुत बीत गया, लेकिन बैंक अपनी ही बनाई 5 अगस्त 2005 वाली योजना से मुंह नहीं मोड़ सकता। अच्छा। कोर्ट ने आदेश में साफ तौर पर उस योजना के क्लॉज 10-I का हवाला दिया और कहा कि इस क्लॉज के तहत परिवार एकमुश्त अनुग्रह राशि पाने का हकदार था। बैंक का उसे खारिज करना सही नहीं था। अच्छा, मतलब बैंक अपनी ही पॉलिसी में फंस गया। तो कोर्ट ने कितनी राशि तय की फिर? मृतक कर्मचारी क्लरिकल कैडर में थे, है ना? हाँ, वो क्लर्क थे। तो 2005 की उस योजना के मुताबिक क्लर्किकल स्टाफ के आश्रितों के लिए जो अधिकतम अनुग्रह राशि थी वो 7 लाख रुपए तय थी। 7 लाख? हाँ, 7 लाख। कोर्ट ने इसी राशि को आधार माना। 7 लाख रुपए, लेकिन ये तो 2005 के हिसाब से थी। अब तो 2024-25 चल रहा है। लगभग 20 साल बाद सिर्फ 7 लाख रुपए देना, क्या ये न्याय संगत होता? इतने सालों में पैसे की कीमत भी तो कितनी कम हो गई, और परिवार ने न जाने कितनी मुश्किलें झेली होंगी इस दौरान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूरी गंभीरता से विचार किया। कोर्ट ने माना कि हाँ, अगर ये राशि 2005 में ही मिल गई होती तो शायद ये काफी होती, लेकिन अब लगभग 20 साल की देरी के बाद सिर्फ मूल राशि देना न्यायपूर्ण नहीं होगा। सही बात है। और ये देरी किसकी वजह से हुई? ये देरी बैंक की तरफ से हुई थी। पहले उन्होंने नियुक्ति खारिज की, फिर मुआवजा भी खारिज कर दिया। तो इस देरी की भरपाई के लिए कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? कोर्ट ने इस असाधारण देरी को ध्यान में रखते हुए उस 7 लाख रुपए की मूल राशि पर ब्याज देने का आदेश दिया। ब्याज? अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में ब्याज देना जरूरी है। कितना ब्याज और किस तारीख से लगाया गया, इसकी गणना तो काफी मुश्किल हो सकती है। कोर्ट ने 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट रेट, लगाने का निर्देश दिया। 6%? हाँ, और ब्याज की गणना शुरू करने को कहा 5 अगस्त 2005 से, यानी जिस दिन बैंक ने वो एक मुश्त मुआवजे वाली योजना लागू की थी। अच्छा, उसी दिन से? हाँ, और देखिए, गणना को सरल बनाने और आगे किसी विवाद से बचने के लिए कोर्ट ने एक और अच्छा कदम उठाया। उन्होंने खुद ही ब्याज की कुल राशि की गणना कर दी। अच्छा, कोर्ट ने खुद ही कैलकुलेट कर दिया? कितना बना? हाँ, कोर्ट ने कैलकुलेट किया कि ये ब्याज बनता है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए ब्याज 7 लाख मूलधन पर। जी हाँ। यानी कुल मिलाकर 7 लाख मूलधन प्लस 8 लाख ब्याज बराबर 15 लाख रुपए। सही। ये तो एक काफी महत्वपूर्ण राशि बन गई। जी हाँ। कोर्ट ने एसबीआई को एकदम स्पष्ट निर्देश दिया कि यह कुल 15 लाख रुपए की राशि आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के अंदर मृतक कर्मचारी की विधवा श्रीमती विद्या देवी के बैंक खाते में जमा की जाए। 4 हफ्ते के अंदर। और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया होगा कि भाई ये पैसा ले लो और अब अनुकंपा नियुक्ति वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि इस 15 लाख रुपए के भुगतान के बाद बैंक या परिवार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कोई और दावा या विचार नहीं किया जाएगा। मामला यहीं पर अंतिम रूप से निपट गया। एक और बात है जिस पर कोर्ट ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस मामले की विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों, पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अच्छा, विशिष्ट परिस्थितियां। हाँ, और ये आदेश 4 दिसंबर 2024 को जस्टिस ऋषिकेश रॉय
और जस्टिस SV N भट्टी की बेंच ने सुनाया। तो इस पूरे मामले और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं, मतलब की टेकअवेज क्या हैं? मुझे लगता है इसमें कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा वो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति का जो अधिकार है वो समय बीतने के साथ कमजोर होता जाता है। ये कोई परमानेंट अधिकार नहीं है, बल्कि एक तत्काल जरूरत के लिए बना वित्तीय पुल है। बहुत ज्यादा देरी इसके मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। ठीक है। दूसरा टेकअवे क्या होगा, शायद बैंक की नीति के बारे में कुछ? हाँ, दूसरा अहम सबक यही है कि संस्थाएं अपनी ही बनाई नीतियों से बंधी होती हैं। SBI ने 2005 में वो एक्स ग्राशिया योजना शुरू की। हाँ। फिर वो उसी के तहत किए गए दावे को खारिज नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब नियुक्ति का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। ये दिखाता है कि संस्थागत नियम और प्रक्रियाएं कितनी मायने रखती हैं। और तीसरा, वो न्याय में देरी वाला पहलू। कोर्ट ने सिर्फ मूल राशि नहीं दी, ब्याज भी जोड़ा। तीसरा टेकअवे यही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने न्याय में देरी के गंभीर प्रभाव को पहचाना और उसे एड्रेस करने की कोशिश की। सिर्फ मूल मुआवजा देना काफी नहीं था। ब्याज लगाकर कोर्ट ने उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जो परिवार को इतने सालों तक उठाना पड़ा। सही कहा। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ कानूनी औपचारिकताओं पर ही नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय और पीड़ित पक्ष पर पड़े असर पर भी ध्यान देती हैं। ये सिर्फ प्रोसीजरल जस्टिस नहीं, बल्कि सब्सटैंटिव जस्टिस, यानी सच्चाई का न्याय की ओर एक कदम है। ये वाकई एक बहुत अहम पहलू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट ने यहाँ नियमों की जो कठोरता है, जैसे नियुक्ति का उद्देश्य और देरी, और जो मानवीय इक्विटी या समता है, परिवार की पात्रता, बैंक की अपनी नीति, देरी से हुआ नुकसान, उसके बीच एक नाजुक सा संतुलन साधने की कोशिश की है। बिल्कुल। और चौथा टेकअवे शायद इसी संतुलन से जुड़ा है। ये फैसला दिखाता है कि अदालतें कैसे जो स्थापित नियम हैं और जो विशिष्ट मामलों की मानवीय जरूरतें हैं, उनके बीच तालमेल बढ़ाती हैं। और आखिरी बात, जो आपने कहा कि कोर्ट ने कहा ये फैसला विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित है, इसका क्या मतलब समझे? पांचवा और अंतिम टेकअवे यही है कि ये फैसला हर मिलते जुलते मामले के लिए कोई सीधा फॉर्मूला नहीं बन जाता। अच्छा। कोर्ट ने खुद ही ये साफ कर दिया कि ये निर्णय इस केस की जो खासियतें थी उनको देखते हुए लिया गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर ऐसे मामले आते हैं तो उनका फैसला उनके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा। इसे आंख बंद करके हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश का विश्लेषण। इसने एक 20 साल पुराने और भावनात्मक रूप से काफी जटिल मामले को आखिरकार एक अंजाम तक पहुंचाया, जहां अनुकंपा नियुक्ति की मांग आखिर में मुआवजे और ब्याज में बदल गई। हाँ, ये मामला हमें ये भी याद दिलाता है कि कानूनी लड़ाई लंबी और थका देने वाली हो सकती है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था है अपनी सीमाओं के बावजूद वो अंततः एक व्यवहारिक और मानवीय समाधान खोजने का प्रयास करती है। यहाँ कोर्ट ने नियमों की व्याख्या तो की, लेकिन साथ ही पीड़ित परिवार की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया। और श्रोताओं के लिए शायद ये सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे बैंक या सरकारी विभाग, उन्हें अपनी जो स्टैंडर्ड नीतियां होती हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति के नियम, और जो व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट मामलों में कभी-कभी दशकों तक चलने वाली कठिनाइयां झेली जाती हैं, उनके बीच सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ये एक जटिल सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।